नमस्ते बच्चों, कल आपने जलवायु और मानसून के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज आप पढ़ोगे भारतीय मानसून। आज क्या पढ़ोगे? भारतीय मानसून। भारतीय मानसून के अंदर भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है, क्योंकि भारत की जलवायु क्या है? मानसूनी जलवायु। और मानसूनी जलवायु होने के कारण मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया। किस पर ध्यान दिया? मानसून परिघटना पर। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ, चूंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मौसम का नाम दिया। इन्होंने दिया, अरबवासी व्यापारियों ने इस तरह की जो पवन थी इसको उत्क्रमण यानी पवन तंत्र की दिशा उल्ट जाने, यानी पवन तंत्र की दिशा विपरीत होने का नाम दिया, मौसमी उत्क्रमण का नाम दिया। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार अरब वासियों ने या अरब के रहने वाले व्यापारी जो इंडिया आए, उन्होंने जो भारत की जलवायु थी उस पर सबसे पहले ध्यान दिया और उन्होंने जो पवन तंत्र की दिशा उल्ट जाने, जिसका शब्द नाम है उत्क्रमण, का नाम दिया। नेक्स्ट आप देखोगे कि मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि हमने बताया था कि 3 महत्वपूर्ण जलवायु कटिबंध हैं। एक तो शीत, एक समशीतोष्ण और एक बताया था उष्णकटिबंधीय। तो मानसून का जो प्रभाव उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, वहाँ पर तापमान अधिक होता है। तो 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच जो क्षेत्र है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें निम्नलिखित तथ्यों के बारे में जानना जरूरी है। कौन कौन से हैं? आपकी बुक में नंबर 1 पर दे रखा है, स्थल तथा जल के गर्म एवं स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। आपने देखा होगा हिंद महासागर के अंदर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहाँ तापमान अधिक होता है। तब क्या होते हैं कि वहाँ से पानी और वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, फिर अरब सागर को पार करता है। तो जिस प्रकार से स्थल तथा जल के गर्म व ठंडे होने के विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि उसके आसपास के समुद्री भाग पर उच्च दाब का क्षेत्र, यानी ये एक दूसरे में विपरीत संबंध पाया जाता है। जहाँ पर स्थल भाग के ऊपर निम्न दाब होगा तो समुद्री भाग पर क्या होगा? उच्च दाब होगा, उच्च दाब पाया जाएगा। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में भी अंततः
उष्ण कटिबंधीय अभिसंचरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। ये खिसक जाती है, जैसे इसमें देखिए ये विषुवतीय गर्त है जो प्राय विषुवतीय वर्ष से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसमें देखेंगे कि जिस प्रकार से ग्लोब पर हमने एक काल्पनिक रेखा खींची थी जो 2 भागों में बांटने वाली पूरे विश्व को 0 डिग्री, हमने उसको विषुवत रेखा का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के जो ऊपर वाला जो हिस्सा है 5 डिग्री उत्तर स्थित में, इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। और भारत की स्थिति यहाँ है, यहाँ पर भारत को 2 भागों में जो बांटने वाली जो रेखा है 23.5 डिग्री है आपके, जो एक करक रेखा जो इसको ये उत्तरी अक्षांश है, तो उसको यहाँ पर जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो उत्तरी भाग जहाँ पर उत्तर का जो विशाल मैदान है, वहाँ पर भी मानसून ऋतु के अंदर मानसून गर्त बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट आप देखेंगे हिंद महासागर में मेडगास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ऊपर उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है, जबकि इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति और तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है नंबर 4, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर भी सूर्य की किरणें ग्रीष्म काल के अंदर सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर अत्यधिक गर्म होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये जो मानसूनी जो पवन है, इसके कारण भारत के अंदर जो ये ऋतु हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तरी पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। ये आपने पढ़ा कि 4 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण से भारत का जो मानसून है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके अंदर इसके अतिरिक्त इसके अलावा दक्षिणी महासागर के ऊपर दक्षिणी महासागरों के ऊपर के दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। यानी दक्षिणी महासागर के ऊपर की जो दाब की अवस्थाएं हैं, किसकी? दक्षिणी महासागर के ऊपर दाब की जो अवस्थाएं हैं उनमें जो चेंज होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, वो भी मानसून को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? मानसून को। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णीय कटिबंधीय पूर्वी भाग में, यानी दक्षिण प्रशांत महासागर के अंदर उष्ण कटिबंधीय जो पूर्वी भाग है उसमें उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। हमने पहले भी बताया था कि थल और जल के अंदर जो वायु दाब को लेकर उनमें विपरीत संबंध पाया जाता है, वो आपने दक्षिण प्रशांत महासागर और आप हिंद महासागर के अंदर देख सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। तो परीक्षा में आ जाए कि दक्षिणी दोलन किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कुछ विशेष वर्षों में
वायुदाब की स्थिति विपरीत होती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन ने उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा ताहित यानी प्रशांत महासागर के 18 डिग्री दक्षिण 149 डिग्री पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्व अनुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम, और यदि ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। इसके बाद में आता है एल नीनो, दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। ये एक गर्म समुद्री जलधारा है। एल नीनो क्या है तो आपको बताना है, ये एक गर्म समुद्री जलधारा है जो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। यानी एल नीनो धारा है वो तो क्या है, गर्म धारा है, और जबकि पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एंसो एल नीनो या दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। इस आपके ब्रैकेट में दे रखा है कि एल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर, यानी स्थायी नहीं है, अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है। एल नीनो स्पेन भाषा या स्पेन देश की भाषा है स्पेनिश, तो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, तो जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है। क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है, इसलिए इसको बेबी क्राइस्ट के नाम से भी जानते हैं। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। क्या कर देती है? व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। तो बच्चों आपने देखा एल नीनो ये स्पेनिश शब्द है, स्पेन देश की भाषा स्पेनिश है, जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। आप देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे मानसून की आगमन और वापसी। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती। मानसूनी पवनें नियमित नहीं हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। लगातार कई दिनों तक यह क्या जारी रहता है। इसे मानसून का फटना कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून का फटना कहते हैं। लगातार कई दिनों तक जो मूसलाधार वर्षा होती है उसे हम मानसून का फटना कहते हैं, तथा इसे मानसून पूर्व बौछार से पृथक किया जाता है। किससे किया? मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जाता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है। कि मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद ये 2 भागों में बंट जाता है।
दो भागे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। क्या होता है कि दक्षिण भाग के अंदर प्रवेश करता है, जैसे आपके मानचित्र में इस प्रकार से, ये इधर से बंगाल की खाड़ी है और ये आपका अरब सागर है। तो दक्षिण या हिंद महासागर से ये प्रवेश कर रहा है, तो वहां इसके बाद ये दक्षिणी छोर से प्रवेश करके दो भागों में डिवाइड होता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर शाखा और दूसरी का नाम है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। ये एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है। तो जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसूनी पवनें पश्चिमी के गंगा मैदानों की ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? पश्चिम के गंगा के मैदानों की तरफ क्या ये मुड़ जाती है। इसमें आप देखते हैं कि मध्य जून तक अरब सागर में जो शाखा है सौराष्ट्र गुजरात के अंदर कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। तो अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भागों में आपस में मिल जाती है। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। तो सबसे पहले जो वर्षा होती है मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह यानी 29 जून तक, और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक ये आपके उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान के अंदर ये वर्षा होती है। किससे होती है? मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से। आगे आप देखेंगे मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश और देश के शेष भागों के अंदर वहां वर्षा हो जाती है। ये तो आपकी बंगाल की खाड़ी के जो मानसून से जो वर्षा होती है। इसके बाद होता है मानसून की वापसी, एक क्रमिक प्रक्रिया ये भी, जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। यानी मानसून की वापसी सितंबर से प्रारंभ होती है और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप यानी जो भारत का दक्षिणी पठार है के उत्तरी भाग से पूरी तरह से पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिण के आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की क्या हो जाती है? वापसी हो जाती है, यानी मानसून वापस चला जाता है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। ये क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक यहाँ वर्षा होती है। मानसून की वापसी भी दिसंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर जनवरी के प्रथम सप्ताह तक होती है। उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश के शेष भाग में शीत ऋतु के प्रभाव में आ जाता है। तो ये तो बच्चों आप किस प्रकार से हमारे देश के अंदर मानसूनी पवनों के माध्यम से जो वर्षा होती है, एक तो अरब सागरीय शाखा से, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा से। अब आप देखोगे ऋतुएं, आपने पढ़ा था मानसूनी परिवर्तन के कारण भारत में ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं। शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है और शरद ऋतु। तो यहाँ ऋतुओं के बारे में आप सबसे पहले इसकी प्रस्तावना में आप देखोगे कि मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेष करके देश के आंतरिक भागों में यह परिवर्तन अधिक मात्रा में होता है। तटीय क्षेत्रों में तापमान बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूप में भिन्नता पाई जाती है। यानी तापमान में भिन्नता नहीं होती, लेकिन वर्षा के प्रारूप के अंदर क्या भिन्नताएं पाई जाती है।
आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव कर सकते हैं बच्चों? तो हम यहाँ 3 महत्वपूर्ण देखते हैं, वर्षा है, शरद है, शीत ऋतु है और वर्षा ऋतु। वर्षा, शीत और गर्मी, 3 ऋतु थे। भारत में मुख्यतः 4 ऋतु। भारत में मुख्यतः कितनी ऋतु होती है? 4। पहली शीत है, दूसरी ग्रीष्म है और कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल भी यह है। तो आप सबसे पहले पढ़ोगे शीत ऋतु। उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। तो शीत ऋतु का उत्तर भारत में अवधि कितनी है? तो मध्य नवंबर से लेकर क्या है, फरवरी तक रहती है। मध्य नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु की ऋतु है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तो भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर सबसे ज्यादा ठंडे महीने कौन से होते हैं? दिसंबर व जनवरी। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री है से 25 डिग्री के बीच रहता है, जबकि उत्तरी मैदान में 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच होता है। ये शीत ऋतु में, शीत ऋतु के अंदर उत्तर भारत के अंदर जो तापमान है 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच होता है, जबकि दक्षिण भारत के अंदर ये आपके 24 डिग्री से 25 डिग्री के बीच पाया जाता है। दिन गर्म, रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य या कुछ हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है, यानी बर्फ पिघलता है, ये आप होता है। इस ऋतु में देश के उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है, यानी स्थल से समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश के अधिकतर भागों में क्या रहती है? शुष्क होता है। मौसम क्या रहता है? शुष्क रहता है। यानी स्थल से समुद्र की ओर जब हवाएं बहती है तो मौसम शुष्क रहता है। समुद्र से स्थल की ओर बहेगी तो अधिकतर भाग क्या रहेगा? आर्द्र रहेगा। क्या रहेगा? आर्द्र रहेगा। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहां ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। यानी वहां पवनें क्या समुद्र से स्थल की ओर बहती है, इसलिए या अक्टूबर व नवंबर के अंदर तमिलनाडु के अंदर वर्षा होती है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। ऊंचावच से प्रभावित होकर ऊंचावच का अर्थ ऊंचाई, जो पठार हैं, पहाड़ हैं, उनकी ऊंचाई से ऊंचावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान बिल्कुल साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम, पवनें शीतल और परिवर्तित होती रहती है। यानी इस समय जो मौसम है बिल्कुल साफ रहता है, तापमान तथा आर्द्रता कम रहती है और पवनें शिथिल और परिवर्तित होती रहती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी में चक्रवातीय विक्षोभ भी का अंत प्रभाव विशेष लक्षण है। ये कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है, तब पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है। शीतकाल के अंदर क्या होती है? मैदानों में वर्षा तथा पर्वतों पर हिमपात होता है। पर्वतों पर हिमपात इसके बाद में उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर मावठ कहा जाता है, यानी भारत में या राजस्थान के अंदर शीतकाल के अंदर जो वर्षा होती है उसको मावठ के नाम से जाना जाता है। ये रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये देखा आपने, प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती।
प्रायद्वीपीय भागों में, प्रायद्वीपीय जो भारत का जो दक्षिणी जो भाग है इसको प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है कि ये तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, इस कारण से इसको प्रायद्वीपीय भाग। तो यहाँ पर शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण। समुद्री पवनों के यहाँ तीनों ओर जल है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। तो आपने बच्चों आपने पहली ऋतु के बारे में अध्ययन किया और उस ऋतु का नाम था क्या? शीत ऋतु। अब दूसरी आप ऋतु पढ़ोगे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है, क्योंकि इस समय जो आपके जो सूर्य की किरणें हैं वो धरातल पर सीधी पड़ती हैं। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए। तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य एवं गुजरात में तापमान 42 डिग्री होता है। मई में देश का उत्तरी पश्चिम भाग का तापमान 45 डिग्री होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। क्यों होता है? तीनों ओर क्या है? जल है, इसलिए आर्द्रता बनी रहती है, इसलिए टेम्परेचर कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में, देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में जो तापमान में वृद्धि होती है, वायुदाब में कमी आती है, यानी तापमान में वृद्धि होती है और वायुदाब में कमी है। मई के अंत में उत्तर पश्चिमी थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिणी पूर्व पटना में और छोटा नागपुर पठार तक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ हो जाता है। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म व शुष्क हवाएं, लू किसे कहते हैं? ये धूल भरी गर्म व शुष्क पवनें होती है, इन्हें लू कहा जाता है, जो दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक चलती रहती है। इस हवा का प्रभाव सीधा घातक होता है। उत्तर भारत में मई के महीने में धूल भरी आंधियां चलती हैं। मई के महीने में धूल भरी आंधियां चलती हैं। तापमान, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है, तो अपने साथ ठंडे समीर और हल्की वर्षा भी लाती है। इस मौसम में कभी कभी तेज हवाओं के साथ गर्ज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ हिमवृष्टि यानी बर्फ या बारी भी होती है। वैसाखी के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी कहा जाता है। हिमवृष्टि यानी जो हिमालय पर्वत के अंदर बर्फ पिघलने के कारण जो वर्षा होती है उसको पश्चिमी बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक व केरल में प्राय पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा इसे आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वर्षा को ग्रीष्म ऋतु में आम्र वर्षा कहाँ माना जाता है? कर्नाटक में। काल वैसाखी कहाँ माना जाता है? पश्चिमी बंगाल में। तो बच्चों, आज आपने दो महत्वपूर्ण ऋतुओं के बारे में अध्ययन कर लिया, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। कल हम वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।